हेलो फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, मेजर वर्क, अदर राइटर्स के उनके बारे में जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं वो भी हम देख लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, कोई भी एग्जाम हो, आप जानते हैं विदाउट विलियम शेक्सपियर यू कांट बी स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इफ यू डोंट नो हिज नेम एंड यू आर नॉट अवेयर विद द वर्क्स रिटन बाय हिम। लाखों रिसर्चेस हो चुकी हैं। 1564 में जब उनका जन्म रहा होगा, उसके बाद से अब तक जब से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर के ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं आ पाई है पब्लिक डोमेन में। बट कॉमनली बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर क्रिटिक्स सहमत हो चुके हैं, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। कई बार कुछ लोग बहस करते हैं कि उनका फर्स्ट प्ले क्या है, लास्ट प्ले क्या है, तो ये सब जो बहस है ये बेकार की बहस है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि फर्स्ट प्ले क्या है, लास्ट प्ले क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्लेस की डेट्स आपको डेफिनेटली नहीं लिखी हुई मिलती हैं। तो जानबूझ के जो चयन बोर्ड है वो ऐसा क्वेश्चन नहीं लाएंगे कि उनको आगे जा करके कोर्ट केस का सामना करना पड़े या उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़े, कैंडिडेट्स के बीच में और ज़्यादा विश्वास की कमी हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ना देखते हुए, उन सब बातों पे ना जाते हुए, हम उन पॉइंट्स को देख लेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो लेट्स बिगिन। बहुत सारे टाइटल्स इनको दिए गए थे क्रिटिक्स के द्वारा। उनमें पहली लाइन में देख लेंगे, द बर्ड ऑफ एबन, स्वीट सॉन ऑफ एबन, सोल ऑफ एज, हनी टंग शेक्सपियर, मिरियड माइंडेड शेक्सपियर, ये सारे टाइटल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइटल्स उनको दिए गए थे और इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर उनके बिना अधूरा है। बर्थ और पेरेंटेज की बात की जाए तो एक क्वेश्चन आया भी था यूपी पीजीटी में कि वेयर वॉज ही बॉर्न। तो ये जो उनका टाउन है जहाँ उनका जन्म हुआ था, इसको अपॉन एवन कहा जाता है, स्टैफर्ड अपॉन एवन। अब अपॉन एवन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का एक जियोग्राफिकल फैक्ट। एक्चुअली एवन क्या है, एक नदी है उस शहर में बहती हुई, उसके किनारे बसा हुआ ये शहर है, तो नदी जाहिर सी बात थोड़ी गहराई में रहेगी, शहर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो उसी हिसाब से अपॉन बोल दिया गया है, स्टैफर्ड अपॉन एवन। 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। जन्म की डेट को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहे हैं, बट यही ऑफिशियली अंततः मान ली गई है। क्यों मान ली गई है? क्योंकि 26 अप्रैल को इनका बैप्टिज्म हुआ था। बैप्टिज्म एक क्रिश्चियन प्रोसेस है, एक परंपरा है जिसमें बच्चे को ऑफिशियली क्रिश्चियनिटी में वेलकम किया जाता है। इसमें जो प्रीस्ट होते हैं वो बच्चे के ऊपर होली वाटर स्प्रिंकल करते हैं एंड दे वेलकम द चाइल्ड ऑफिशियली इनटू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो उनका ये बैप्टिज्म जो हुआ था वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। और अक्सर शेक्सपियर के टाइम पे ये जो प्रोसेस या परंपरा थी ये निभाई जाती थी बच्चे के जन्म के तीसरे या चौथे दिन। तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम यही मानना है कि तीसरे दिन ही हुई होगी, तो 23 से तीसरा दिन यहाँ 26 हो गया, तो 23 अप्रैल का उनका जन्म माना जाता है। इसके अलावा जो शहर है ये मार्केट टाउन है वारविकशायर का, उसके बगल में इंग्लैंड में सिचुएटेड है, ये तो आपको पता ही होगा। पिताजी इनके जॉन शेक्सपियर और माताजी का नाम मैरी अर्डन था। जॉन शेक्सपियर एक ग्लवर थे, ग्लव्स बेचने का काम किया करते थे। बाकी बहुत ज़्यादा इनकी इनकम नहीं थी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं थे। स्कूलिंग की बात की जाए तो ग्रामर स्कूल में इनको भेजा गया था, स्टैफर्ड में ही भेजा गया, जहाँ पर जाकर के इन्होंने शुरुआत में जहाँ पढ़ाई जाती थी लैटिन लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर, जो कि ओल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके बाद ही कह सकते हैं कि लिटरेचर का डेवलपमेंट ग्रोथ होती गई। उससे पहले बहुत ज़्यादा लिटरेचर का डेवलपमेंट नहीं था, तो डेफिनेटली ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और लैटिन लैंग्वेज के जो कुछ वर्ड्स लिटरेचर था वो पढ़ाया जाता था। स्कूल में ये अक्सर कहा जाता है इनके बारे में कि लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक वहाँ पे इन्होंने सीखी। अपने पिता की गिरती हुई इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जस्ट 13 एज पर ही, 13 साल की उम्र में ही इनको स्कूल से बाहर निकाल के और बूचर के काम में लगा दिया गया। बूचर बूचर का काम आप जानते होंगे, जो जैसे अपने यहाँ कसाई जो काम करते हैं, तो उस काम में इनको लगा दिया गया जस्ट टू हेल्प हिज फादर फाइनेंशियली। इसके बाद जब थोड़ा और ये बड़े हुए तो इन्होंने एज स्कूल मास्टर और एक लॉयर्स के ऑफिस में जाकर के भी इन्होंने थोड़ा काम किया। इसमें क्रिटिक्स का मानना यह है कि बहुत सारे प्लेस में इन्होंने लीगल सिस्टम के जो पॉइंट्स उठाए हैं, तो वो इसी इनके नॉलेज का परिणाम था। जैसे जॉन
चार्ल्स डिकेंस ने जब लीगल काम किया था, जर्नलिज्म का काम किया था, तो वो बहुत सारे उन्होंने सिस्टम के शब्दों को उठाया अपने नॉवेल्स में। ठीक उसी हिसाब से शेक्सपियर ने भी लीगल नॉलेज का इस्तेमाल अपने कुछ प्लेस में, कुछ लाइन्स में किया है। इन्होंने शादी भी जल्दी ही कर ली। एन हाथवे इनका नाम था इनकी पत्नी का, जो कि इनसे 8 साल बड़ी थी। और कह सकते हैं कि इनके साथ इनका अफेयर था। अफेयर की वजह से शी गॉट प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज, और 28 नवंबर 1582 को इनकी मैरिज हुई। ही वाज जस्ट 18 एंड शी वाज 26। बिफोर मैरिज शी वाज प्रेग्नेंट, जिससे कि शादी के तुरंत बाद ही इनकी बेटी का जन्म होता है, जो कि 5 मंथ्स लेटर ही जन्म हो जाता है। डेफिनेटली सभी जानते हैं, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो मैं ही बताऊं कि इट टेक्स एटलीस्ट 8-9 मंथ्स टू बी अ बेबी टू बी बॉर्न। तो ये इनका अफेयर था उनसे। बाकी ट्विंस इनके और पैदा हुए आफ्टर 1.5 ईयर, हेमनेट एंड जूडिथ 1585 में। कुल मिला के अपनी कम उम्र में ही, जब ये 21 साल के थे, तो उस 21 साल की उम्र में ही वॉज बर्डनड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड रस्टिक वाइफ। अब रस्टिक वाइफ क्यों बोला गया है? इनकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शी वॉज सिंपल रस्टिक। और इस हिसाब से कि बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं अपने पति को समझा के चलती हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ पति के ऊपर डिपेंड है, उनका पति जो चाहेगा उसी हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। तो इनकी पत्नी भी ऐसी थी। कुल मिला के ही वॉज बर्डन। और कुछ इनके पिताजी इनका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी थी 3 बच्चों की, और अपनी एक पत्नी की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी जस्ट एट द एज ऑफ 21। इनकी जो लाइफ थी एज अ यंग मैन, वो बहुत ज़्यादा ये केयरलेस मिस्चीवस टाइप के रहे। अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती किया करते थे, घूमते थे। और बैड फ्रेंड्स थे इनके, उनके साथ घूम करके ये एक सर थॉमस लूसी का एक पार्क था, वहाँ से ये कई बार रैबिट और डियर को चुराया करते थे। और एक बार सर थॉमस लूसी ने एक कंप्लेंट डाल दी गई। तो शेक्सपियर को जाहिर सी बात है थोड़ा पूछताछ की गई। इनको अच्छा नहीं लगा, हर्ट हो गए ये। हर्ट होने के बाद इन्होंने एक पोएम लिखी उनके ऊपर, उनकी मजाक बनाते हुए। और जब वो पोएम सर थॉमस को पता चली, तो ही गॉट मोर इन्फ्यूरिएटेड, और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने एक और कंप्लेंट डाल दी। अब इस बार ये उस डर से इन्होंने क्या किया, अपना शहर छोड़ दिया। शहर छोड़ करके आ गए ये, अपना टाउन छोड़ा और आ गए बड़े शहर लंदन में। यहाँ आने के बाद इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अब इसको मैंने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों बोला है? क्योंकि अगर इनको ऐसा ना हुआ होगा, तो डेफिनेटली ये वहीं पे, जैसे कई बार आदमी मजदूरी करते करते ही अपनी ज़िंदगी काट देता है, कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम हो जाने से, कुछ गलतियाँ हो जाने से लोग भटक जाते हैं, या कई बार सुधर जाते हैं, नए प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचते हैं, नई अपॉर्च्युनिटीज़ उनको मिलती हैं। तो अगर सर थॉमस, कह सकते हैं क्रेडिट दे सकते हैं उनको एज़ फ़नी वे में, कि अगर उन्होंने कंप्लेंट ना की होती तो विलियम शेक्सपियर का स्टैफर्ड में ही रह जाते, और आज हम उनको नहीं जान रहे होते। उनकी टैलेंट थी, लेकिन टैलेंट स्टैफर्ड में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते वो बढ़े कहाँ, लंदन थिएटर वर्ल्ड में आकर के। वहाँ जब आए उन्होंने देखा, और उसको आने के पीछे वजह किसकी रही? सर थॉमस लूसी की, जिन्होंने बार-बार उनके ऊपर कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाली। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ ही है कि अगर ऐसा ना हुआ होता, तो डेफ़िनेटली वो वहीं रह जाते, और कंप्लेंट ही उनको भगाने में कामयाब हुई। भगाने के बाद लंदन आए। लंदन में आज देखिए पूरी, ना केवल इंडिया, पूरी दुनिया में लगभग हर देश में कोई न कोई उनका प्ले, सोनेट, कुछ ना कुछ ज़रूर हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल किया जाता है। तो ये उसी मिस्टेक्स का परिणाम था कि वो लंदन पहुँचे। यहाँ आकर के इन्होंने क्या किया, यहाँ आकर के इन्होंने, इससे पहले स्ट्रैफर्ड में जो, क्योंकि उस समय जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हुआ करती थी, उनमें बहुत सारे प्लेयर्स से इधर-उधर भटक के ही जाया करते थे, स्थायित्व नहीं था। तो इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखी हुई थी। तो नेचुरली इन्होंने सोचा कि लंदन जाकर के मैं एक्टर बन जाऊँगा। उस समय बड़ा स्कोप था, बहुत सारे राइटर्स थे, बहुत सारा, एक ये इमर्जिंग फील्ड था। ड्रामा एक इमर्जिंग फील्ड था, और उसमें बहुत सारी डिमांड्स थी राइटर्स, एक्टर्स की। तो ये एक्टर बनना चाहते थे, वहीं पहुँच कर के इन्होंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। शुरुआत में क्या होता था कि जो अमीर लोग आया करते थे थिएटर्स में परफॉर्मेंस देखने, तो उनके घोड़े, जिनके पास नौकर नहीं हुआ करते थे, वो अपना घोड़ा इनको पकड़ का बोल देते थे कि तुम पकड़ के खड़े हो जाओ, और वो खुद जाते थे परफॉर्मेंस देखने। ये घोड़े पकड़ के खड़े रहते थे जब वो आते थे।
तो उसके बाद इनको उसका जो भी मेहनताना था, जो भी सैलरी थी, पैसे मिल जाया करते थे। धीरे-धीरे इनकी एंट्री थिएटर में अंदर हुई, धीरे-धीरे ये एक्टर बने और एक्टर बनने के बाद जब इन्होंने इनकी अच्छी खासी रेपुटेशन एक्टिंग में बन गई, फिर इनका ध्यान, क्योंकि इनके पास टैलेंट तो थी, ध्यान इनका कहाँ गया? प्लेस की तरफ, कि प्लेस आखिर कैसे इनैक्ट हो रहे हैं, कैसे लिखे जा रहे हैं। और इन्होंने भी अपना उसमें हाथ आजमाना शुरू कर दिया। शुरुआत कहाँ से की? फॉर एडेप्टिंग एंड रीराइटिंग, कुछ उन्होंने अडेप्ट किए, कुछ बदल दिए, उनका थीम प्लॉट बदल दिया, कुछ प्लेस को इन्होंने रीराइट किया, कुछ में जो डिफेक्ट्स थे। उस समय जो रॉयल्टी सिस्टम है या पेटेंट सिस्टम है, ये नहीं था कि कोई भी किसी भी दूसरे के वर्क को, आज जैसे अगर है तो उस पे आदमी प्लेगियरिज्म का चार्ज लगा देगा, कानूनी या तमाम चीज़ें अड़चन में डाल देगा, भाई आपने मेरा लेख चुराया है, आपने ऐसा किया। उसमें ये चीज़ें नहीं थी। तो विलियम शेक्सपियर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, किसी भी राइटर के प्ले को उठा करके उसको अडेप्ट किया, रीराइट किया और धीरे-धीरे अपनी स्किल और टैलेंट जो कि इनके पास थी, उसकी वजह से गेन ग्रो होते गए और एट लास्ट ही बिकेम द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर। ऐसा नहीं है कि एकदम से बन गए, टैलेंट और स्किल थी, मेहनत इन्होंने की, डिफेक्ट्स ढूंढे और बाकी सोर्सेस तो आप देख ही रहेंगे, जितने इनके प्ले हैं लगभग हर प्ले का कोई ना कोई सोर्स है, बस उस सोर्स को किस तरह से एक अच्छे प्ले में कन्वर्ट करना, ये इनकी टैलेंट थी, ये इनकी जीनियस थी खुद की। तो इस तरह से उनका बिगिनिंग कहाँ से हुई? दूसरों के प्लेस को नकल करने से, उनको रीराइट करने से, उनके डिफेक्ट्स को दूर करने से। रिटर्न टू स्टैफर्ड में करीब 11 साल के बाद ये वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने सबसे बड़ा घर खरीदा, क्योंकि वहाँ ये फेमस हो ही चुके थे। उस घर का नाम इन्होंने रखा न्यू प्लेस और अपनी रेपुटेशन जो इन्होंने वहाँ कमाई थी, उस रेपुटेशन के बाद ये जब यहाँ आए तो अच्छे खासे लोग इनके मिलने वाले हो गए, इनसे मिलने आया करते थे। दे ऑल बेस्टोड ऑन हिम लव, रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस। तमाम लोग आकर के इनसे बात किया करते थे। इसके अलावा कोट आर्म्स ये एक पदवी हुआ करती थी, एक जेंटलमैन टाइप कि हाँ, ये जब जिनको सरकार दे दिया करती थी, उनका स्टेटस बाकी लोगों से थोड़ा उच्च माना जाता था। तो इसके लिए इनके पिता ने अप्लाई किया था एक्चुअली 1596 में और ये वहाँ पर इनको ये पदवी दे दी गई। तो ये पदवी इसलिए दी जाती थी टू डिफरेंशिएट द स्टेटस ऑफ द पर्सन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से थोड़ा अपने आप को और उच्च दिखाने के हिसाब से कोट ऑफ आर्म्स की पदवी दी जाती थी। इसमें एक शील्ड वगैरह कुछ दिया जाता था। तो शेक्सपियर को ये मिली। इसके बाद इन दिनों में जब ये आ गए यहाँ आने के बाद ही प्रोड्यूस्ड एंड ही रोट द बेस्ट प्लेस ऑफ हिज करियर। और लास्ट ईयर्स डेथ की बात करें तो आफ्टर 1611 के बाद इन्होंने राइटिंग को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि इनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। दूसरा, साइकोलॉजिकल कंटेंट का मतलब ये है कि वो संतुष्ट हो ही चुके थे कि किस तरह से वो फर्श से लेकर के अर्श पे पहुंचे हैं। तो बहुत ज़्यादा एम्बिशस नहीं थे और जो भी इन्होंने कमाया, जो भी इन्होंने हासिल किया, तो वो कुल मिला के ये संतुष्ट थे और इसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। 1616 में इन्होंने अपनी वसीयत लिखी और उस वसीयत में इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बड़ी बेटी के नाम कर दी। और उसके बाद जो दूसरी बेटी थी, उसके बेटे के नाम पे कर दी, क्योंकि इनका जो बेटा था उसकी डेथ हो गई थी। तो इन बेटियों के नाम अपनी संपत्ति करने के बाद ये ही डाइड ऑन फीवर। फीवर इनको हुआ 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो जाती है। जो चैपल चर्च है वहां पर इनको दफनाया गया और दफनाने के बाद इनके कब्र पे एपिटफ लिखा गया। उस एपिटफ में क्या लिखा गया? गुड फ्रेंड फॉर जीसस, चेक फॉर बियर, टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर। इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से गुजरे मेरी कब्र की मिट्टी को ना छुए। जो इसको नहीं छुएगा तो उसे डेफिनेटली ही विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड, और जो इसको छुएगा मेरी हड्डियों से छेड़खानी किया करेगा। मतलब ये भी थोड़ा मजाकिया लहजे में कह सकते हैं लिखा गया है। एंड कस्ट बी दैट मूव्स माय बोन्स। और जो मेरी हड्डियों से छेड़खानी करेगा, मेरी कब्र में जो दफन लाश है उससे हड्डियों से छेड़खानी करेगा, तो डेफिनेटली उसको अभिशाप लगे या वो अभिशापित हो। तो इस तरह से लिखा है एपिटफ विलियम शेक्सपियर का। बात करते हैं इनके वर्क्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया कि बहुत सारे लोग पीछे पड़े रहते हैं कि फर्स्ट प्ले क्या है, लास्ट प्ले क्या है। इन सब बातों पे ना जाएं आप। जब भी पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इतना पता करना है, वो भी ईयर वाइज नहीं पूछा जाता। बस यही पूछा जाएगा कि फर्स्ट
शुरुआत में क्या था, मिडिल में क्या था और लेटर ईयर्स में क्या था। तो इन वर्क्स को हिसाब से उनके करियर को 4 सेगमेंट्स में बाँटा जाता है। उन 4 सेगमेंट्स को पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, आप उस पे मेहनत करेंगे, याद रखेंगे। एक हिंट मिल जाएगा जिससे कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा उसका आप अच्छे से आंसर कर पाएँगे। ईयर नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि लगभग हर प्ले के इनके एक प्ले में कोई भी फाइनाइट ईयर है ही नहीं, सारे के सारे फर्स्ट मतलब 2-3 सालों में बाँट दिए गए हैं कि जैसे कोई प्ले है मान लो रोमियो एंड जूलियट उन्होंने कहा कि भाई 1593-94 ज़रूर लिख देंगे, फाइनल ईयर नहीं लिखते हैं। तो उन पर ना जाकर के अपना टाइम आप वेस्ट ना करें। ध्यान दें उस चीज़ पर, क्रोनोलॉजी पर कि शुरुआत में क्या था, बीच में क्या था और लेटर क्या था। तो 4 सेगमेंट में बाँटा जाता है इनका लिटरेरी करियर। पहले को कहा जाता है इन द वर्कशॉप 1588 से 1594 तक। सेकंड को कहा जाता है इन द वर्ल्ड 1595 से 1600 तक। तीसरे को कहा जाता है आउट ऑफ डेप्थ्स 1601 से 1608 तक कहा जाता है। और फोर्थ को कहा जाता है 1609 से 1612 तक। ये 4 पार्ट हैं इनके लिटरेरी करियर के। फर्स्ट पीरियड में इन्होंने जो लिखा था उस वर्क में कुछ मैच्योरिटी की कमी थी क्योंकि ये सीख रहे थे दूसरे राइटर्स से, दूसरे राइटर के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे थे, दूसरे राइटर्स को इमिटेट भी कर रहे थे। अपना खुद का कह सकते हैं कि प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं था इनके शुरुआती इनिशियल वर्क्स पर। फिर भी जैसे अपने अगर बात करें तो क्योंकि अपने लोग इतने ज़्यादा क्रिटिकल माइंडसेट वाले नहीं हैं, अगर पढ़ा जाए ये वाला अगर मैं बात करूँ रोमियो एंड जूलियट की, भाई अपने लोग कमी नहीं ढूँढ पाएँगे उसमें क्या कमी है। जो बहुत ही उच्च इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग हैं, वो भले ढूँढ लें। बाकी मैं तो कहूँगा कि रोमियो एंड जूलियट भले ही इनका इनिशियल स्टेज का प्ले है बट डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, मज़ा आता है। इसके अलावा मर्चेंट ऑफ वेनिस काफ़ी फेमस है, आप अच्छे से जानते हैं। मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी अच्छा खासा प्ले है। तो भले ही ये क्रिटिक्स के हिसाब से कह सकते हैं कि लैक ऑफ मैच्योरिटी या सब चीज़ें रही होंगी बट डेफिनेटली ये प्ले अच्छे थे। बिगिनिंग के भी प्ले इसके अच्छे ही कहेंगे और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल भी किए गए हैं। और बट ठीक है क्रिटिक्स के हिसाब से देखते हैं, लेट देम से। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड जो इनका पीरियड था इसको इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें इन्होंने जो प्ले लिखे हैं मच एडो अबाउट नथिंग, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मेरी वाइफ्स ऑफ विंजर, टेमिंग ऑफ श्र्यू और हेनरी फोर्थ फिफ्थ और कुछ सोनेट। टोटल तो जिन्होंने सोनेट लिखी है वो तो आपको पता ही है, 154 सोनेट इन्होंने लिखी है, 154 सोनेट, जिनमें 126 तक इनकी जो सोनेट है इन्होंने एड्रेस की हैं अपने अर्ल को, जिनको फेयर यूथ के नाम से कहते हैं। तो टोटल सोनेट्स के अलावा थर्ड पीरियड में इन्होंने जो लिखा है उसी थर्ड पीरियड में कई बार पूछा जाता है कि विच ऑल ग्रेट फोर ट्रेजेडीज बिलोंग टू विच पीरियड। तो दोज ट्रेजेडीज बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड दोज आर हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करने के लिए, याद रखने के लिए बहुत आसान है, इससे पहले भी आपने कहीं न कहीं देखा होगा। हम कह सकते हैं कि जैसे नहीं कहते हैं कि हुक्म, आप इसको याद रखें बस, हुक्म देना, किसी को क्या हुक्म दिया जाता है आप बस इसको याद रखें। तो ये कह सकते हैं कि एच फॉर हैमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर एंड एम फॉर मैकबेथ। तो इस हुक्म से आप याद रख सकते हैं कि जो हुक्म मेरे आका, कई बार जो जिन अलादीन की कहानियों में बताया जाता है उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि इस हिसाब से हम हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ बिलोंग्स टू ऑल दीज ट्रेजेडीज बिलोंग टू थर्ड पीरियड। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, मेजर फॉर मेजर, जूलियस सीजर भी अच्छा प्ले है। इन सारे प्लेस को आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इनसे बीच में से भी कैरेक्टर्स, कोट्स और थीम्स या कहीं सीन के हिसाब से बहुत कुछ पूछ लिया जाता है। फोर्थ पीरियड जो था इनका, जिसको इसमें इन्होंने पेरिकल्स, सिम्बलीन, हेनरी एथ, विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट को लोग कहते हैं कि लास्ट प्ले है बट ऑफिशियली ऐसा कहीं नहीं कहा जाता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम कह सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू हिज लेटर प्लेज एंड लेटर डेज। इसके अलावा जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने हेनरी एथ एंड द टू नोबल किंग्समैन को कोलैबोरेट भी किया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विच आर द टू प्लेस ही कोलैबोरेटेड विद जॉन फ्लेचर। तो द टू नोबल किंग्समैन एंड हेनरी एथ, सॉरी हेनरी थर्ड, हेनरी थर्ड।
पेट्रन्स भी इनके थे, जैसे अपने यहाँ कभी अकबर के दरबार में तानसेन रहे या किसी और राजा के दरबार में कोई म्यूजिशियन या कोई आर्टिस्ट रहता था, उसको वो लोग पनाह दिया करते थे, फाइनेंशियली हेल्प किया करते थे। ठीक उसी हिसाब से उस समय भी पैट्रन्स हुआ करते थे, संरक्षक। और उन संरक्षकों में इनके जो पैट्रन थे उसमें हेनरी रिजली, अर्ल ऑफ सदैम्पटन, ये यंग हैंडसम चार्मिंग पर्सन थे। और इनकी सोनेट्स में एक नाम बार बार आता है, फेयर यूथ। तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये डेफिनेटली हेनरी रिजली ही थे, जिसकी वजह से ये इन्होंने कई बार टर्म इस्तेमाल किया है। ये अच्छा इनका इंटरेस्ट था लिटरेरी वर्ल्ड में, और कई ना केवल विलियम शेक्सपियर को उन्होंने सपोर्ट किया, और भी यंग राइटर्स को उन्होंने सपोर्ट किया था। सोनेट फ्रॉम 1 टू 126 तक की जो सोनेट है, ये उन्होंने हेनरी रिजली को ही सपोर्ट डेडिकेट की है, विलियम शेक्सपियर ने। एंड शुरुआती इनकी जो पोएम्स हैं, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी, ये जो इनकी पोएम है, लॉन्गर पोएम्स है, नैरेटिव पोएम्स, ये वाली पोएम्स भी इन्होंने स्टार्टिंग की बिगिनिंग में हेनरी रिजली को ही डेडिकेट की हुई हैं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये जनरली सभी को सपोर्ट किया करती थी। जैसे हेनरी रिजली से विलियम शेक्सपियर का पर्सनल कह सकते हैं कि वन टू वन जान पहचान थी। एलिजाबेथ से ऐसी नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो माहौल क्रिएट किया था तमाम आर्टिस्ट के लिए, तो उसमें ना केवल शेक्सपियर बल्कि इनके कंटेम्प्रेरी जितने राइटर्स थे सभी ने अब उस एटमॉस्फेयर का फायदा उठाया, एंड दे ऑल ग्रीव फ्रॉम अननोन राइटर्स टू द फेमस वंस। उसी हिसाब से शेक्सपियर को भी फायदा मिला, इनके कई सारे प्ले क्वीन एलिजाबेथ के थिएटर्स में पब्लिक इनेक्ट होते थे, एक्टिंग उनकी की जाती, जैसे मेरी वाइफ्स ऑफ विंजर। ऐसा कहते हैं कि ये प्ले, कुछ और एक दो प्ले इनके क्वीन एलिजाबेथ के थिएटर्स में इनेक्ट किए गए थे। किंग जेम्स, ये बहुत अच्छे थे एज लवर ऑफ आर्ट। इन्होंने शेक्सपियर को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया फाइनेंशियली। उनकी शेक्सपियर की कंपनी चला करती थी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, इसका नाम बदल के कर दिया गया किंग्स मेन। और न केवल ये कंपनी बल्कि और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्होंने शेक्सपियर को प्रदान की, और बहुत सारी ट्रेजेडी, इनका विच क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था। किंग जेम्स का विच क्राफ्ट में, जादू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसको देखते हुए ही इन्होंने जो मैकबेथ प्ले लिखा था उसमें उन्होंने विच क्राफ्ट को शामिल किया। तो किंग जेम्स का असर इनकी कई सारी ट्रेजेडीज पे रहा, जैसे मैकबेथ और ओथेलो, किंग लियर। कुछ ना कुछ राजा को अपने खुश करने के हिसाब से भी ये लिखा करते थे, कुछ एलिमेंट्स में शामिल कर देते थे, जैसे विच क्राफ्ट हो गया या राजा की तारीफ हो गई, इन सब शब्दों को शामिल कर दिया करते थे। ऐसा कोई राइटर नहीं था जो विलियम शेक्सपियर के वर्क से, उनकी पर्सनैलिटी से, उनसे प्रभावित ना हुआ हो। उसी हिसाब से जितने भी राइटर हुए हैं सभी ने अपना-अपना कोई न कोई मत, कोई न कोई विचार उनके बारे में दिया ही दिया है। सैमुअल जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को पोएट ऑफ नेचर बोला है। अब ये पोएट ऑफ नेचर की बात हम जब भी करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम याद आता है, लेकिन यहाँ पे विलियम शेक्सपियर को कहा गया। तो डिफरेंस है इसमें ये कि पोएट ऑफ नेचर, जब वर्ड्सवर्थ बात करते हैं तो बात करते हैं कुदरती चीज़ों की, और ये बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। नेचर मीन्स हियर ह्यूमन नेचर। इनके कैरेक्टर्स को आप देखें तो वैरायटी है, चाहे आप यागो उठा लीजिए, चाहे आप मैकबेथ देख लीजिए, चाहे आप फाल्स्टाफ देख लीजिए, चाहे कोई क्लाउन हो, चाहे कोई इंटेलेक्चुअल हो, सभी हैमलेट, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स इन्होंने दिए हैं, मेमोरेबल कैरेक्टर्स विलियम शेक्सपियर ने दिए हैं। तो जॉनसन इस कैटेगरी से, उनकी इस क्वालिटी से बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा था कि यस, विलियम शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ नेचर। उनको ह्यूमन नेचर की बहुत जानकारी है। तो नेचर शब्द सेम है, बट इसकी मीनिंग वर्ड्सवर्थ के और शेक्सपियर के दोनों के सेंस में अलग-अलग है। वहाँ पे नेचर का मतलब है ऑल द नेचर रिलेटेड टू नेचुरल वर्ल्ड, ट्रीज़, फ्लावर्स, एनिमल्स, एंड यहाँ नेचर का मतलब है ह्यूमन नेचर। तो इन्होंने बोला है उनके बारे में, जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर इज़ अबव ऑल राइटर्स, एट लीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स, अ पोएट ऑफ नेचर। बेन जॉनसन ने उनके बारे में बोला है कि शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये सारे कोटेशन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि किसने ये वाला कोटेशन शेक्सपियर के बारे में किसने कहा, ये किसने कहा, तो आपको पता होना चाहिए। टीएस इलियट कहते हैं कि शेक्सपियर एंड डांटे डिवाइडेड द वर्ल्ड बिटवीन देम। मतलब पूरी दुनिया को इन्हीं दो लोगों ने आपस में बांट लिया है, और इनके अलावा इस दुनिया में तीसरा कोई नहीं है जिसका इतना हक हो इस दुनिया के ऊपर। और टीएस इलियट का
बात अगर मतलब की जाए इनकी बात, तो ये बहुत ज़्यादा डांटे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। वेस्टलैंड में, अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में, सब में इन्होंने कुछ ना कुछ उनसे उधार लिया है। हेरोल्ड ब्लूम ने कहा है शेक्सपियर इन्वेंटेड द ह्यूमन। ये भी बात यही नेचर जैसे शब्द की है कि शेक्सपियर ने ही एक ह्यूमन सेंसिटिविटी कैरेक्टर्स की वो दिखाई है, क्योंकि उससे पहले ऐसे कोई राइटर नहीं थे जिन्होंने इतना सब कुछ डीपली पोर्ट्रे किया हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये शेक्सपियर के कुछ खिलाफ थे। ये कहते हैं कि आई डिस्पाइज शेक्सपियर, और इन्होंने बार्डेलोट्री भी शब्द इस्तेमाल किया था। इसका मतलब यह है जैसे आइडोल्ट्री का मतलब मूर्ति पूजा होता है, ठीक उस हिसाब से बार्ड नाम किसका है? शेक्सपियर का। तो जब इतनी ज्यादा तारीफ लोग करते हैं शेक्सपियर की, तो जीबी शॉ को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने ये उनकी मजाक बनाने के लिए, जैसे मूर्ति पूजा, यहाँ पे कह सकते हैं बार्ड पूजा, बार्ड की पूजा करना टाइप, मॉक, मजाक बनाने के लिए उन्होंने ये शब्द कॉइन किया था जीबी शॉ ने। अब ये नफरत क्यों करते थे? अगर आपको पता हो कि जीबी शॉ ने जितने भी प्ले लिखे हैं, तो इनका मकसद ये हुआ करता था कि जो भी लिखा जाए वो दुनिया को सुधारने के लिए होना चाहिए, पब्लिक को, सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, सोसाइटी में कुछ ना कुछ सुधार आए। इनका मतलब था आर्ट फॉर सोशल कॉज। और बाकी जो राइटर्स थे जैसे शेक्सपियर हैं या तमाम बहुत से राइटर्स हुए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि वो जे रोट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, आर्ट फॉर आर्ट सेक। लेकिन जीबी शॉ का ये मानना नहीं था। उनका मानना था कि आर्ट का संबंध समाज से है, समाज में अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो ऐसा आर्ट नहीं लिखना चाहिए। इसके अलावा जीबी शॉ को शेक्सपियर ने जो विमेन कैरेक्टर्स दिखाए हैं अपने प्लेस में, उनके प्रति उनको लगता था कि शेक्सपियर ने कुछ अपने विचार मोरल नहीं रखे हैं। तो हो सकता है ये अपना उनका खुद का मानना था। तो जीबी शॉ ने बार्डोल्टरी एक शब्द इस्तेमाल किया था इनकी मजाक बनाने के लिए। कॉलरिज ने कहा था कि शेक्सपियर जजमेंट इज इक्वल टू हिज जीनियस। एसी ब्रैडली ने, जो कि इन्होंने ट्रेजेडीज के बारे में लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर की, इन्होंने कहा है कि शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज आर मेन ऑफ हाई स्टेटस विद अ फैटल फ्लॉ। नॉर्थरोप फ्राई ने लिखा है नो वन अप्रोच शेक्सपियर इन द रेंज ऑफ शियर इमेजिनेशन। ये इनकी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। जॉन ड्राइडन ने लिखा था कि शेक्सपियर हैज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल। आई एडमायर जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। ये जॉन ड्राइडन का कथन अक्सर पूछा गया एग्जाम में। आई लव शेक्सपियर, आई एडमायर जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। जॉन मिल्टन ने भी कहा है कि व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। वो कहते हैं कि पूरी एक सदी लग जाएगी उनको शेक्सपियर की तारीफ करने में, फिर भी हम लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट थे कि हम लोग उनकी तारीफ करने में भी सफल नहीं हो पाएंगे। शैले ने कहा है कि शेक्सपियर एंड मिल्टन आर ट्विन स्टार्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो ये सब कथन थे तमाम राइटर्स के विलियम शेक्सपियर के बारे में। हालांकि बहुत कुछ है, जाहिर सी बात है आधा घंटे में 30 मिनट में उनकी बायोग्राफी को कवर करना आसान नहीं है, बट आई ट्राइड माय बेस्ट, और उन सारे पॉइंट्स को मैंने शामिल किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। बाकी मिलते हैं इनके नेक्स्ट वीडियोस में, पढ़ते पढ़ते भी हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।